सिद्धार्थ के पूछने पर कि वो सोना से पहली बार कहाँ मिला था, आदित्य की आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जिस दिन सोना उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। उस दिन को याद करते हुए अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ उसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ देख रहा था। अरे भाई, कहाँ खो गया तू? जरा हम भी तो सुने। आदि मुस्कुराकर, तुझे पता है सेठ, जिस दिन वो मुझे पहली बार मिली थी, मैं उसे घर लाने के लिए भी तैयार नहीं था। वो तो मुझे काका ने मनाया और दादी से शिकायत की धमकी दी, तब माना मैं। और आज देख, मैं लंदन में बैठा हूँ, फिर भी उसे याद कर रहा हूँ। और तू कह रहा है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। लेकिन सच बताऊँ, मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं, पर मुझे उसकी बहुत याद आ रही है यार। ये जानते हुए भी कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मन होता है तब पास आती है, जब मन होता है दूर चली जाती है, जब मन करता है उल्टा सीधा बोल जाती है, मुझे हर्ट कर जाती है। और मुझे देख, मैं कुछ नहीं कर पाता। बस वो जो कहती है मैं उसे करने देता हूँ। और एक बार सोचता हूँ कि अगली बार उसे उसकी मनमानी नहीं करने दूंगा, लेकिन फिर भी करने देता हूँ। तू बता, क्या मैं ऐसा कभी था? क्या मैं कभी किसी को खुद को कई बार हर्ट करने दे सकता हूँ? बोल ना। तू तो मुझे बहुत अच्छे से जानता है ना। तो बता मुझे, क्या मैं तुझे बेवकूफ नहीं लग रहा? अपनी बात खत्म करते करते उसके आंसू छलक आए। शायद ये पहली बार था जब वो किसी के सामने अपना दिल खोल रहा था। सिद्धार्थ उसे बचपन से जानता था और हर खुशी और गम में दोनों साथ रहे, लेकिन उसने भी कभी आदित्य को पहली बार खुलकर बात करते देखा तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसके सख्त दिल दोस्त को इस तरह किसी से प्यार में पड़ते देख, और उसे भी कहीं ज्यादा इस बात की खुशी थी कि पहली बार आदित्य अवस्थी ने किसी के लिए अपने ईगो और एंग्री यंग मैन वाली पर्सनालिटी को साइड कर दिया। उसे आज आदि में एक टीनेज बॉय नजर आ रहा था, जो अपने पहले प्यार के लिए खुद से ही लड़ रहा हो। आदित्य ने जब उसे मुस्कुराते देखा और उसके चेहरे पर एक बार फिर गुस्से वाले भाव आ गए, और उसका कॉलर पकड़कर, साले, मैं तुझे अपने दिल की बात बता रहा हूँ और तू मेरा मजाक बना रहा है। ओ हेलो, कॉलर छोड़ पहले मेरा। और वो मैं कोई हंस नहीं रहा हूँ तेरे ऊपर, बल्कि अब तो मुझे तरस आ रहा है तुझ पे, क्योंकि सबके ऊपर हुक्म चलाने वाले पर भी कोई हुक्म चलाने वाली भी आ गई है। उसकी इस बात पर आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो सिद्धार्थ सीरियस होते हुए बोला, ऐसे मत देख, मजाक कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ तेरे लिए कि कोई है जिसे तू टूट कर चाहता है, वरना तो मुझे लगा था कि तू इस बचपन वाली अपनी बारबी डॉल को ही याद करता रह जाएगा। उसे बीच में लेकर मत आ, नहीं तो। आदित्य बोला तो सिद्धार्थ डरते हुए, ओके भाई, सॉरी, गलती हो गई, अब नहीं होगी, पक्का सॉरी। इतना कहकर सिद्धार्थ उठकर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, गुड नाइट, सो जा अब, और परेशान मत होना। अगर तू परेशान हुआ तो वो भी होगी, यह बात याद रखना। इतना बोलकर सिद्धार्थ अपने रूम में आया और वहीं टेबल से अपना फोन लेकर किसी को फोन मिलाया और फिर तुरंत ही काट दिया। ओह नो, मैं कैसे भूल गया। यहाँ 9 बज रहे हैं, मतलब इंडिया में आधी रात निकल भी चुकी होगी। अब तो सुबह ही कुछ हो सकता है। अवस्थी मेंशन, इंडिया। सुबह सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, तभी सोना और अक्षता जी ने खाना लाकर टेबल पर रख दिया और वो दोनों भी आकर बैठ गई। बड़ी बहू, आदि से बात हुई क्या? जब से गया है नालायक ने एक फोन तक नहीं किया। दादी बोली तो सोना के हाथ वहीं रुक गए और उसकी आंखें नम हो गईं, और उसे वो बात याद आ गई जब जाते वक्त उसने आदित्य से कहा था कि वो उसे हर रोज फोन करे। तभी हर्षिता जी की आवाज आई, ऐसा नहीं है माँ, कल सुबह ही बात हुई थी, तब आप और सोना दोनों मंदिर गए थे। उसने इंतजार भी किया था कुछ देर आपका कॉल पर, लेकिन उसे किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, इसलिए फिर उसने रख दिया। सोना अपना पूरा ध्यान खाने पर लगाते हुए ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन लेकिन उसके पास वाली कुर्सी पर अरमान बैठा हुआ उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था। उसने सोना को कोनी मारी, क्या हुआ भाभी? सबको याद आ रही है लेकिन आपको नहीं आ रही, क्या बात है? आप तो बड़ी सख्त दिल निकली। वैसे कल जब मेरी बात हुई भाई से, तब वो आपके बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने मुझे पूछा कि सोना, इतना बोल उसने सोना को देखा जो बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी,
और सोना को परेशान करने के इरादे से बोला, खैर छोड़िए, भाई ने जो भी बोला हो, लेकिन आपको क्या, आपको कौन सी भाई से बात करनी थी। वैसे उन्होंने मुझे बोला था कि जब आप मंदिर से वापस आ जाएं तब मैं उनसे आपकी बात करा दूं, लेकिन आपको देख नहीं लग रहा आपको कोई भी इंटरेस्ट है। मैं उन्हें मैसेज कर दूंगा कि आपको नहीं करनी है। सोना जब झट से बोली हमें करनी है तो अरमान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हालांकि दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, इसलिए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का आपकी बात करवा दूंगा। वैसे आपको क्या बात करनी है, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं, अरमान बोला। सोना उसकी इस बात से थोड़ा झेप गई। उसे लगा शायद उसने गलत बोल दिया। अब अरमान उसके बारे में क्या सोचेगा, इसलिए अपनी बात बदलते हुए बोली, देखिए, हमें किसी से कोई भी बात नहीं करनी है, वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था। वैसे भी हमें नहीं लगता कि वो हमसे बात करना चाहते हैं। और आप खाना खाइए, नहीं तो दादी जी से अभी बोल देंगे कि आज आपका ऑफिस जाने का मन है। इस बार अरमान उसकी बातों से शॉक्ड रह गया। जो लड़की डरी सहमी सी रहती है, आज वो उसे धमकी दे रही है। उसने अपनी आंखें छोटी करके सोना को देखा और बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, आप बिल्कुल भी अच्छी भाभी नहीं हो। आप भी भाई की तरह मुझे परेशान करती हो। अच्छा सॉरी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। वैसे आज आपने ये नहीं कहा कि प्लीज अरमान हमें भाभी मत बुलाया करिए। इसका मतलब आपने भी मान लिया है कि आप मेरी भाभी हो। थोड़ी देर बाद अरमान ने अपने रूम में जाकर किसी को फोन लगाया। काम हो गया, बस अब जो करना है आपको करना है, इतना कहकर फोन काट दिया। अवस्थी विला, लंदन। सुबह के 9 बजे थे, यानी कि इंडिया में लगभग 2 बजे का समय हो रहा था। आदित्य सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी सिद्धार्थ आया और बोला, गुड मॉर्निंग आदि, क्या तूने अपने सपने में ड्रीम गर्ल को देखा? कभी तो अपनी फालतू बातें बंद किया कर, सुबह सुबह शुरू हो गया। हाँ, शुरू तो आपको होना चाहिए था वैसे, पर आप नहीं हो पा रहे तो मैंने सोचा मैं ही हो जाता हूँ। शट अप, और आज का शेड्यूल बता, आदित्य बोला। आज कोई भी मीटिंग नहीं है और ना ही ऑफिस का कोई काम है, तो आज ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ एक क्लाइंट के साथ फ़ोन कॉल करनी है, बाकी कुछ भी नहीं। क्लाइंट के साथ फ़ोन कॉल? कौन है ये क्लाइंट जिसको फ़ोन पर बात करनी है? मैं कोई बात नहीं करने वाला, उनसे कहो कि आकर मिलें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो इस वक्त लंदन में नहीं है। अगर तूने आज बात नहीं की तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, प्लीज़। सिद्धार्थ उसके सामने हाथ जोड़कर बोला। थोड़ी देर बाद आदित्य अपने रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी सिद्धार्थ आकर उसे एक पेपर देते हुए बोला, यह उस क्लाइंट का नंबर है, जब तेरे पास टाइम हो तब तो उससे बात कर लेना। बोलकर सिद्धार्थ वहां से चला गया। लेकिन आदित्य उस पेपर को देखकर, मैं द आदित्य अवस्थी हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। अगर किसी को बातें करनी है तो वो खुद करे। और उसने वो पेपर वहीं जमीन पर फेंक दिया। कुछ देर बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने वो पेपर उठाया और उस पर लिखा नंबर डायल कर दिया। उधर से किसी ने फ़ोन उठाया और एक आवाज़ आई, हेलो, जिसे सुनकर आदित्य की धड़कनें रुक गईं। उसके आसपास सब कुछ थमसा गया और यह एक सब उसकी आंखों में नमी ले आया। हेलो, कौन बोल रहा है? एक बार फिर आवाज आई, जिस पर आदित्य ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अपने रुंधे गले के कारण नहीं बोल पाया। इधर सोना जो फोन पर बात कर रही थी, वो बार बार हेलो हेलो बोल रही थी। उसके बाद भी कोई आवाज नहीं आई। तब जैसे ही वो फोन रखने को हुई, उसके अपने कानों में किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने अपना फोन दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसके हाथों में इतनी ताकत ना हो कि वो फोन संभाल पाए। इस बार वो कंट्रोल नहीं कर पाई और वो अपने मुंह पर एक हाथ रखकर रोने लगी। शायद वो दूसरी ओर वाले शख्स को जताना नहीं चाहती थी कि वो रो रही है, लेकिन जो आपको आपकी सांसों से पहचान लेता हो, उसके लिए आपको समझना इतना मुश्किल भी नहीं होता। स्टॉप क्राइंग सोना, एक आवाज आई, जो आदि की थी। और आज पहली बार था जब आदित्य ने उसका नाम लिया था, वरना वो उसे इग्नोर करता या फिर उनके बीच इतनी बात ही नहीं होती जिससे वो एक दूसरे को अपनी बात बता सके। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर सोना की आंखें बंद हो गईं और उसका रोना बंद होने की बजाय और बढ़ गया।
इस बार आदित्य को उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी और सोना के आंसू महसूस करके ही उसके दिल में चुभन हो रही थी। अगर तुमने अभी की अभी रोना बंद नहीं किया ना, तो मैं ये फोन अभी बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज, आप फोन मत काटिए प्लीज। आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ही ज्यादा। आई हेट यू। आपने सबसे बात की, लेकिन हमसे नहीं की। हम जानते हैं कि हम बहुत बुरे हैं, इसलिए आप हमसे बात नहीं करना चाहते। वो ये सब रोते हुए बोल रही थी। हे, स्टॉप क्राइंग गर्ल। और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता? मैं तो कब से बात करना चाहता हूँ, बस काम बहुत ज्यादा था, इसलिए नहीं कर पाया। और तुम्हारे पास फोन नहीं था तो? एक सेकंड, ये किसका फोन है और तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कहाँ हो तुम? अपनी आखिरी बातें आदित्य ने परेशान होकर कही। यह हमारा फोन है, जो हमें आज अरमान ने दिया था, क्योंकि सबके पास फोन है ना, इसलिए। आदित्य सोना से फोन पर बात कर रहा था। पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ वहीं छुपकर खड़ा था और उसके हाथ लगने की वजह से फ्लावर वास गिरकर टूट गया। लेकिन सिद्धार्थ हवा की तरह वहां से गायब हो गया, आदित्य की आंखों के सामने से, जिसे देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। खैर, उसने उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस पर ध्यान लगा दिया जिसके लिए वो इतने दिन से बेचैन था, यानी कि हमारी सोना पर। दोनों के बीच फिर से एक खामोशी की दीवार बन गई, जिसे दोनों में से कोई भी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस बार आदित्य ने कहा, कैसी हो तुम? और अभी क्या कर रही थी? कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? सोना को लगा कहीं आदित्य फोन ना काट दे, इसलिए जल्दी से बोली, नहीं, हम तो एकदम फ्री हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास। उसकी हड़बड़ी देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई और खुद से ही बोला, पागल लड़की है बिल्कुल। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? पता नहीं, लेकिन। लेकिन क्या सोना? हमें नहीं पता हम आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी हमसे इतने दिन के लिए दूर रहें, क्योंकि बहुत याद आ रही है आपकी। और आपने हमसे एक बार भी बात नहीं की। सोना की आंखें एक बार फिर नम हो गईं, लेकिन इस बार उसके शिकायती लहजे से आदित्य के दिल को बहुत सुकून पहुंचा, क्योंकि आज उसे पता चला कि वो अकेला नहीं है जो अपने प्यार के लिए इस कदर बेचैन है। उसकी मासूमा भी उसको उतना ही याद कर रही है। और अगर मैं भी तुमसे यही सवाल करूं तो, कि तुमने मुझसे बात नहीं की, तब क्या कहोगे तुम? पता है, तुम्हें जिस दिन से आया हूँ, बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा हूँ मैं ही जानता हूँ कि कितना मुश्किल है ये सब, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे बिना ऐसे रहने का। आदित्य का लहजा, जो अब तक प्यार में डूबा हुआ था, थोड़ा सख्त हो गया। वैसे कर तो वो भी शिकायत रहा था, लेकिन क्या करे, बेचारे को अपने दिल की नाराजगी जाहिर करना भी नहीं आता। उसकी सख्त आवाज सुनकर सोना डर से सहम गई। उसने आगे एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि आदित्य उस पर गुस्सा कर रहा है। सोना की चुप्पी महसूस कर आदित्य को एहसास हुआ कि जिस लहजे में वो अपने एम्प्लॉय और दूसरे लोगों से बात करता है, उस लहजे में वो इस लड़की से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत मासूम और इनोसेंट थी। कहीं उसका गुस्सा उन्हें पास लाने के बजाय कहीं दूर ना कर दे। यही सोचकर आदित्य ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, आई एम सॉरी सोना, प्लीज नाराज मत होना। शायद मुझे पता ही नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी नहीं है जो ऐसे डांट सके। और पता है, किसी ने हमें आज तक ऐसे सोना नहीं बोला जैसे आप बोलते हैं। अच्छा जी, आपको मेरी डांट पसंद है? तो कोई बात नहीं, तैयार रहिए ऐसे ही जिंदगी भर डांट खाने के लिए। आदित्य ने बोला तो सोना के पेट में तितलियां उड़ने लगी, क्योंकि अनजाने ही सही, लेकिन आदित्य उसे एहसास दिला रहा था कि वो उसे पूरी जिंदगी अपने पास रखने वाला है। वो सोच में गुम थी। तभी आदित्य की आवाज आई, एक और सवाल है, अगर तुम उसका जवाब देना चाहो तो। हाँ, मैं कैसे सोना बोलता हूँ? मुझे लगा मेरे सोना बोलने में और बाकी लोगों के तुम्हारा नाम लेने में कोई अंतर नहीं है। उसकी बात पर सोना शर्माते हुए बोली, बाकी सब लोग ना हमें सोना बुलाते हैं, और आप सोना बुलाते हैं। वैसे तुम्हें कौन सा वाला पसंद है? आज के बाद वही बुलाऊंगा।
हमें सोना पसंद है। ओके, फिर मैं वही बुलाऊंगा। एक मायूस आवाज आई तो सोना तुरंत बोली, लेकिन आपके मुंह से सोना सुनना ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे पापा भी बिल्कुल आपकी तरह हमें सोना बुलाते थे। अब वो नहीं है तो शायद आपके ऐसे बुलाने पर ही उनकी झलक देख लेंगे। आदित्य उसकी बात में उदासी समझ गया, इसलिए उसके मूड को ठीक करने के इरादे से बोला, यू नो सोना, यहाँ एक बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ अगली बार मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तुम आओगी ना? उसके सवाल पर सोना के चेहरे पर हया की एक लाली आ गई और उसने जल्दी से बाय बोलकर फोन रख दिया। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही फोन कट गया। वो झल्लाते हुए बोला, ऐसे बाय कौन करता है यार? लगता है मैडम को बाय बोलना सिखाना पड़ेगा। सोना की धड़कनें बेतासा बढ़ी हुई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान इतने प्यार से बात कर सकता है, जिसके चेहरे पर कभी कोई भाव नजर नहीं आते हैं। लेकिन आज उसकी बातों में सोना ने हजारों एहसासों को महसूस किया, जो सिर्फ उसके लिए थे। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि कोई है जो उसका साथ हमेशा दे सकता है, वो भी बिना किसी शर्त के। यह सब सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखें सुकून से बंद हो गईं और उसने अपना सिर पीछे दीवार से टिका लिया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने कोई हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर सोना की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी मुस्कुराहट एक पल में चली गई। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे को सही किया और वहां से जाने लगी तो पीछे से एक आवाज आई, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं आप भाभी जी? जरा अपने प्यारे देवर को देख कर भी एक पल मुस्कुरा दिया करिए, हमें भी तो सुकून मिल जाएगा थोड़ा सा। अरमान ने अपने सीने पर एक हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर सोना थोड़ी असहज हो गई, इसलिए वो बिना कुछ बोले खड़े होकर अपने दुपट्टे को उंगलियों में उलझाकर गोल गोल घुमाने लगी। उसको ऐसे देख कर तो अरमान को और भी मजा आने लगा, क्योंकि सच्चाई तो यह थी कि वो अपने भाई की डांट के सारे बदले सोना को परेशान करके लेना चाहता था। पर इस बेचारे को ये नहीं पता कि जब उसका भाई आएगा तो उसकी क्या हालत होने वाली है। भाभी जी, अब दुपट्टे को गोल गोल घुमाने के दिन गए हैं, अब तो आप भाई को गोल गोल घुमाना, कहकर पागलों की तरह हंसने लगा, जैसे उसने कोई बहुत अच्छा जोक सुनाया हो। लेकिन सोना जो पहले ही डरी सहमी सी खड़ी थी, उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। तो अरमान भी अपने दांत बंद करते हुए बोला, लगता है आपको जोक पसंद नहीं आया। खैर छोड़िए, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप किससे बात कर रही थी? सोना को उससे सवालों से बचने का जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने सच बताना ही ठीक समझा, इसलिए वो धीमी आवाज में बोली, वो हम आदित्य सर से बात कर रहे थे और हमने फोन नहीं किया था, उन्हीं का फोन आया था। क्योंकि क्योंकि बाकी किसी का फोन नहीं लगा तो उन्होंने हमें फोन कर लिया। इतना बोलकर जैसे ही वो चुप हुई, वैसे ही अरमान झट से बोल पड़ा, भाई ने आपको फोन किया? ये बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन आपका नंबर भाई के पास कैसे आया, यह बात मुझे समझ नहीं आई। पर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। बाय बाय माय डियर भाभी। बोलकर अरमान तो वहां से चला गया, लेकिन सोना के मन में कई सवाल छोड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हाँ एक बात तो अरमान ने ठीक कही, इनके पास हमारा नंबर आया कहाँ से? ये फोन तो हमारे पास आज ही आया है। सोना बड़ी मासूमियत के साथ खुद से सवाल कर रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे बचे हुए दिन भी निकल गए। हालांकि इन दिनों में सोना और आदि की कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि सोना को ऐसे बात करना थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं आदित्य चाहता था कि इस बार पहल सोना भी करे, क्योंकि वो अपने रिश्ते को सोना के ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि सोना उसे और इस रिश्ते दोनों को दिल से अपनाए, बिना किसी डर या दबाव के। 2 हफ्ते बाद एक दिन सोना और दादी मंदिर गए थे। आकृति, अरमान कॉलेज और अनय और विनय जी ऑफिस गए हुए थे। घर पर सिर्फ हर्षिता और अक्षिता जी थीं, जो कि किचन में खाने की तैयारी में लगी हुई थी। दीदी, आपको याद है जब आदि छोटा था तब कहता था कि छोटी माँ, आपके मटर पनीर की खुशबू मेरे स्कूल तक आती है और जिसकी वजह से मेरा स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता। आज उसकी फेवरेट सब्जी बना रही हूँ तो उसकी बहुत याद आ रही है। अक्षिता जी मुस्कुराकर पास खड़ी हर्षिता जी से बोल रही थी, जिस पर हर्षिता जी हंसते हुए बोली,
हाँ छोटी, मुझे सब याद है। बचपन से ही मुझसे ज्यादा वो तेरे पास रहता था वो। लेकिन लगता है अब वो भूल गया मेरे मटर पनीर। तभी तो इसकी खुशबू तभी तो इसकी खुशबू मुझे लंदन से यहाँ खींच लाई है छोटी माँ। अक्षिता जी की बात पूरी होने से पहले ही एक आवाज आई, जिसे सुनकर उन दोनों ने पीछे देखा तो आदि खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देख दोनों माओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आदि ने आकर दोनों के पैर छुए और अक्षिता जी के गले लगते हुए बोला, आपके मटर पनीर की खुशबू आज भी वही बचपन वाली है। अब तो मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर आदित्य निकल गया। लेकिन पीछे से एक और आवाज आई, वैसे अगर आपको याद हो तो खुशबू तो आपके खाने की मुझे भी हर रोज खींच लाती थी अवस्थी मेंशन पर। शायद आप भूल गई छोटी माँ। दोनों ने उस शख्स की ओर देखा तो कुछ पल हैरानी के बाद मुस्कुराकर हर्षिता जी बोली, अरे सिद्धार्थ, तुम यहाँ? जी माँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ, सिद्धार्थ गाते हुए बोला। तो अक्षिता जी मुस्कुराते हुए, कितने सालों बाद देख रही हूँ तुझे। सिद्धार्थ कितना बड़ा हो गया है। कोई लड़की पसंद आई या नहीं लंदन में? अरे छोटी माँ, आपके जल्लाद बेटा इतना काम देता है मुझे कि लड़की पसंद करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। सिद्धार्थ, तू भी फ्रेश होकर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। और ये बातें बाद में करना, क्योंकि तेरी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली, हर्षिता जी बोली। आदि जैसे ही फ्रेश होकर नीचे आया, उसकी नजरें इधर उधर किसी को ढूंढने लगी। हर्षिता जी के आवाज लगाने पर वो डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने बैठ गया। लेकिन उसकी आंखों को अभी भी किसी की तलाश थी, और उसे देखने की तड़प भी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। हर्षिता जी ने उसे एक पल देखा और बोली, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो इस वक्त यहाँ नहीं है। अपनी माँ से ऐसी बात सुनकर आदि के हाथ वहीं रुक गए और हड़बड़ाते हुए बोला, कौन? कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? मैं किसी को क्यों ढूंढूंगा? उसको ऐसे हड़बड़ाते देख हर्षिता जी बोली, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं तो दादी की बात कर रही हूँ। वो यहाँ नहीं है, मंदिर गई हैं वो। उनकी बात सुनकर आदि को थोड़ी राहत मिली। वहीं सिद्धार्थ आदि की हालत देखकर जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। आदित्य ने उसे गुस्से से देखा तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर हंस पड़ा। आदित्य खाना खाकर फ्री था, लेकिन अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी आंखों को जिसकी तलाश थी वो तो उसे दिख ही नहीं रही थी। जिसकी एक झलक के लिए महीने भर से तड़प रहा था, वो उसे यहाँ आकर भी तड़पा रही थी। और आदि के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। उसे आए 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी महबूबा गायब थी। अब उसकी तड़प ने गुस्से का रूप ले लिया, इसलिए बिना कुछ कहे वो वहां से अपने रूम में चला गया। आदित्य का रूम। आदित्य अपने बेड पर आकर लेट गया। थकान के कारण उसकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके दिल की बेचैनी और उसका गुस्सा उस पर इतना हावी हो रहा था कि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो झटके से उठा और गुस्से में पास पड़ा पिलो उठाकर फेंक दिया। उसका गुस्सा हद पार कर रहा था, लेकिन ऐसा क्यों, वो खुद उसकी समझ से परे था। आदित्य ने अपने बालों को कसकर पकड़ा और उन्हें खींचते हुए बोला, सोना, गलत कर रही हो तुम मेरे साथ। तुम्हारा यह खुमार अब मुझे चैन से जीने भी नहीं दे रहा है। तुम इतनी जरूरी क्यों बनती जा रही हो कि तुम्हारे बिना ना मैं सो पा रहा हूँ और ना ही जाग पा रहा हूँ। तुम मेरी बेचैनी हो या सुकून, पता नहीं, लेकिन जुनून बनती जा रही हो। पागल बना रही हो मुझे, इतना पागल कि तुम्हारे बिना कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जब लंदन में था तब हर जगह तुम थी, तुम्हारा एहसास था और उनके साथ ही रह लिया। लेकिन अब मुझे सिर्फ तुम्हारा एहसास नहीं चाहिए, उसके साथ तुम भी चाहिए। तुम जितना मुझे तड़पाओगी उतना ही करीब रख लूंगा तुम्हें खुद के, दूर नहीं जाने दूंगा। कहाँ हो यार, प्लीज कम। अब बर्दाश्त नहीं हो रही है ये तड़प। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और अपना सिर बेड के हेड से टिका दिया, इस कोशिश में कि शायद इस बार उसे अपनी बेचैनी से राहत मिल जाए। अवस्थी मेंशन के सामने एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से पहले पूजा की थाल लिए सोना उतरी। फिर उसने दादी का हाथ थामकर उन्हें बाहर निकाला। दादी, सोना की तरफ देखकर, सोना बेटा, एक बात पूछूं, अगर बुरा न मानो तो? दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बातों का भला हम क्यों बुरा मानने लगे? आप हमारी दादी हैं, आप जो भी कहेंगी वो अच्छा ही होगा, इसलिए बेझिझक कहिए।
दादी ने एक पल सोचा और बोली, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास तुम वापस लौटना चाहोगी, अगर तुम्हें मौका मिले तो? दादी की बात सुनकर सोना के कदम वहीं दरवाजे पर ठहर गए। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें खिंच गईं, जो दादी ने बखूबी नोटिस कर ली। लेकिन उसने बड़ी ही होशियारी के साथ अपने भाव बदले और मुस्कुराकर बोली, दादी, हमारा आप लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। ना ही कोई ऐसा है जिसके पास लौटने का दिल करे। हमारे माँ पापा अब नहीं रहे, वही हमारा घर थे और वही हमारी दुनिया। दादी उसके सिर पर हाथ फिराते हुए, आई एम सॉरी बेटा, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। नहीं दादी, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, क्योंकि हमारे साथ भले ही भगवान ने कितना भी बुरा किया हो, लेकिन उन्होंने हमें इस परिवार से मिलाया है, इसलिए हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। बल्कि हम तो शुक्रगुजार हैं उनके कि हमें आप लोग मिले। उसकी बात सुनकर दादी ने उसके माथे को चूम लिया। कितनी समझदार हो तुम बच्ची, बहुत संस्कारों वाली रही होगी तुम्हारी माँ। वो जहाँ भी होंगी तुम्हें देखकर खुश होंगी, और तुम जिस घर में भी रहोगी वहाँ खुशियाँ ही होंगी। दादी को उनके कमरे में छोड़कर सोना ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। वो अपने कमरे तक पहुंचती उससे पहले ही किसी ने उसे झटके से सामने वाले कमरे में खींच लिया। ऐसे अचानक खींचने की वजह से सोना बुरी तरह डर गई, जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद कोई हरकत नहीं होने पर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वैसे उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी सांसें थम गईं। उसने झट से वहां से निकलना चाहा, लेकिन उस शख्स ने उसके दोनों ओर दीवार पर अपने हाथ रखे हुए थे और उसकी पकड़ से निकलना सोना के लिए लगभग नामुमकिन था। और वो शख्स कोई और नहीं, आदित्य ही था, जिसकी नजरें इतनी देर में एक पल के लिए भी सोना के चेहरे से नहीं हटी थी। सोना ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा, दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझकर रह गईं। दोनों ही एहसासों में इस कदर डूब गए कि उन्हें किसी और का कोई होश ही नहीं हो। तभी आदित्य का फोन रिंग हुआ, जिससे सोना का ध्यान टूटा और उसने शर्माकर अपनी नजरें फेर ली। लेकिन आदित्य अभी भी वैसे ही खड़ा था। सोना ने उसकी बाजू पर अपना हाथ रखा। उसकी छुअन पाते हुए आदित्य की नजरें सोना के हाथ पर चली गईं। फिर उसने सोना को देखा तो सोना ने उसके फोन की तरफ इशारा किया, लेकिन उसने सोना की बात पर बिना ध्यान दिए अपना एक हाथ दीवार से हटाकर सोना की कमर को पकड़ा और उसे अपने और करीब खींच लिया, जिससे सोना बिल्कुल उससे सट गई। दोनों बहुत देर से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उनके बीच अभी भी खामोशी की एक दीवार थी। लेकिन उनके जज्बात एक दूसरे में पूरी तरह घुले हुए थे। आदित्य ने अपना दूसरा हाथ भी सोना की पीठ पर रख उसे अपने और करीब कर लिया। तुरंत ही उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आदित्य के हाथ सोना के बालों में चले गए। वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। आज बहुत दिनों की प्यास वो एक पल में बुझा लेना चाहता था, इसलिए उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी। सोना के हाथ खुद ब खुद आदित्य के कंधों से होते हुए उसके बालों में चलने लगे। वो उसे उसके मन का करने दे रही थी। सोना की सांसें फूलने लगीं, लेकिन उसने एक बार भी आदित्य का विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसे आदित्य को महसूस हुआ कि सोना को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसने उसे छोड़ दिया और सोना के माथे से अपना सिर जोड़ दिया। दोनों की सांसें तेज थीं और एक दूसरे में घुल रही थीं। आदित्य ने सोना के माथे को प्यार से चूमा और धीरे से बोला, सोना, आई मिस यू सो मच। मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम सोच भी नहीं सकती, और शायद मैं बता भी नहीं सकता। पता है, एक दिन मैंने एक लड़की देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा वो तुम हो, लेकिन फिर। बोलते हुए आदित्य रुक गया। उसने सोना को एक नज़र देखा। वो उसकी ओर ही देख रही थी, जैसे जानना चाह रही हो फिर क्या हुआ। आदित्य उसे ऐसे देखकर बोला, मैं कब से बोले जा रहा हूँ सोना, तुम भी तो कुछ बोलो ना यार। ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? आदित्य ने एक बार फिर सवाल किया, जिस पर सोना शर्माते हुए इधर उधर देखने लगी। उसके गालों पर हया की लाली बिखर रही थी, जिसे देखकर आदित्य के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। आदित्य उसके बालों से खेलते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो मत बोलो,
मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। इतना कहकर आदित्य 2 कदम पीछे हट गया। उसकी बात सुनकर सोना का मुंह बन गया और वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तो आदित्य ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पीछे खींच लिया, जिससे सोना की पीठ आदित्य के सीने से टकरा गई और उसने सोना को ऐसे ही कसकर पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोला, ये तो गलत बात है आपकी। गुस्सा मुझे होना चाहिए, लेकिन गुस्सा तो आप हो गई। आदित्य की सांसें उसे अपने कानों पर महसूस हो रही थी, जिससे वो सिहर गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए, कोई आ जाएगा, किसी ने देख लिया तो, उसने परेशान होकर कहा। वाह, मैंने आपको कुछ बोलने के लिए कहा था, पर यह नहीं कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए। वैसे फोन पर तो इतना चटर पटर बातें कर रही थी, अब क्या हो गया? अब कुछ नहीं है बात करने को, या इग्नोर कर रही हो मुझे इस तरह? जब से आया हूँ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। पता है कितना गुस्सा आया मुझे जब तुम इतनी देर तक मुझे नहीं दिखी तो। पागल हुआ जा रहा था मैं। इतनी देर में सामने आई हो, 1 मिनट प्यार से बात भी नहीं की, बस भागने की पड़ी है तुम्हें। वैसे एक बात बोलूं, तुम पर लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, यही रंग पहना करो हमेशा। सोना ने इस वक्त एक लाल रंग का अनारकली सूट पहना था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कहकर आदित्य ने उसे अचानक से अपनी गोद में उठा लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि सोना को पता ही नहीं चला। उसने खुद को जैसे ही आदित्य की बाहों में पाया तो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, प्लीज उतार दीजिए नीचे, जाने दीजिए ना। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, रहने दीजिए। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता क्या? तब से बस यही बोले जा रही हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। आदित्य ने उसे लेकर अपने बेड पर बिठा दिया। इससे पहले कि वो वहां से उठती, वो जल्दी से आकर उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। उसकी हरकत पर सोना हड़बड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर? अगर कोई आ गया तो? चुप, जो मैं सुनना चाहता हूँ वो क्यों नहीं बोलती हो कभी तुम, हाँ? और चुपचाप बैठे रहो ऐसे ही, कोई नहीं आएगा यहाँ। आदित्य ने उसका हाथ अपने सिर पर रख दिया और फोन लेकर किसी को लगा दिया। अगले 2 घंटे मेरे रूम के आसपास कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, कहकर फोन काट दिया। ये किसको फोन किया आपने? और 2 घंटे मतलब हम यहाँ ऐसे? आदित्य उसकी बात काट कर बीच में ही बोला, सोना प्लीज, आई वांट टू स्लीप फॉर सम टाइम। मेरे सिर में बहुत दर्द है, प्लीज ऐसे ही रहो थोड़ी देर। इस बार सोना कुछ नहीं बोली और आदित्य के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे धीरे धीरे दबाने लगी, जिससे वो मुस्कुराने लगा और सोना का दूसरा हाथ लेकर उसे चूमकर अपने सीने पर रख लिया। थोड़ी देर बाद जब सोना को लगा कि आदित्य सो गया, तब उसने धीरे से आदित्य के माथे पर अपने होंठ रख दिए। वो आदित्य के चेहरे को देख रही थी। कितना प्यारा लग रहा था वो ऐसे सोते हुए। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। आप पूछ रहे थे ना, हमने आपको मिस किया या नहीं? हमने आपको बहुत मिस किया। हमें आपकी बहुत याद आई। ऐसा लग रहा था जैसे आपके बिना हमारी कोई दुनिया ही ना हो। कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन नहीं रोक पाते खुद को आपके करीब आने से। क्या करें हम, आप ही बताइए। कुछ मत करो, आने दो खुद को मेरे करीब। मत करो कोई कोशिश मुझसे दूर जाने की। आदित्य की आवाज आई तो सोना हड़बड़ाते हुए, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। आप तो सो रहे थे ना? हाँ सो रहा था, लेकिन अब नहीं सोना चाहता, क्योंकि अगर अब सो गया तो तुम्हें नहीं सुन पाऊंगा ना। आदित्य ने अपने हाथ से उसका सिर झुकाकर उसे हल्का सा चूम लिया। बोलो ना, अब क्यों चुप हो? तुम कुछ कह रही थी ना, क्यों नहीं आना चाहती तुम मेरे करीब? क्या रोक रहा है तुम्हें मेरे करीब आने से? बोलो ना। अगर कोई भी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई बात नहीं है। अब आप नहीं सो रहे हैं तो हमें जाने दीजिए, हम भी थक गए हैं, हमें भी सोना है, सोना ने कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य तुरंत उठ गया, जिससे सोना ने उसे हैरानी से देखा और मन में बोली, इतनी आसानी से कैसे मान गई है? सोना जैसे ही उठी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपने ऊपर खींच लिया। दोनों बेड पर थे, सोना आदित्य के ऊपर थी। सोना ने उसे गुस्से से घूरा और उठने लगी, तो आदित्य ने उसे कसकर बाहों में थाम लिया और बोला, थक गई हो तो सो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोना कसमसाई, लेकिन जब आदि ने
नहीं छोड़ा तो उसने भी कोशिश करना बंद कर दिया और उसके सीने पर ही सर रखकर आंखें बंद कर ली। आदित्य उसके बालों में हल्के से हाथ चलाने लगा, जिससे वो सो गई। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई। आदित्य के फोन की घंटी बजी, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने एक नज़र अपने सीने पर सोती हुई सोना को देखा तो खुद ब खुद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपना फोन उठाया तो उसे देखकर ही मुंह बना लिया। क्या चाहता है तू अब? मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा क्या? साले घड़ी में देख, 4 घंटे से सो रहा है तू। क्या भांग पीकर सो रहा है जो तुझे अभी भी नींद आ रही है? और सुन, दादी काफी देर से तेरे बारे में पूछ रही हैं। उनको लग रहा है इतनी देर से सो रहा है तो तेरी तबीयत तो खराब नहीं है। मैंने बहुत रोका, नहीं मानी। वो तेरे रूम में आ रही हैं, अभी ऊपर वाले कॉरिडोर में है। अब क्या करना है देख ले, कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया। उसकी बात सुनकर आदित्य ने घड़ी को देखा और फिर सोती हुई सोना को। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो उसे उठाए, लेकिन बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फिर सोना के कंधे को पकड़कर धीरे से हिलाया, लेकिन सोना पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आदित्य बेचारा सा मुंह बनाकर रह गया। एक तो खुद उसने ही सोना को यहाँ जबरदस्ती यहाँ रोका, उसके बहुत मना करने के बावजूद। अगर यहाँ दादी आ गई तो सोना कैसे रिएक्ट करेगी, उसे सोचकर ही डर लग रहा था। तभी डोर पर नॉक हुआ। आदित्य की जान गले में आ गई। उसने सोना को झकझोर दिया और उसके कान में बोला, सोना उठो यार जल्दी, बाहर दादी हैं। इस पर सोना झटके से उठी। एक पल के लिए तो वो आदित्य को देखकर हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसे सब याद आया। दरवाजे पर बार बार नॉक करने की आवाज आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सोना डरी सहमी सी नजर आ रही थी। आदित्य ने बिना कुछ बोले जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में घुसा दिया और उसका दरवाजा बंद करके रूम की गेट पर आ गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने दादी, सिद्धार्थ और अरमान खड़े थे। दादी ने उसके चेहरे पर पसीना देखकर परेशान होते हुए कहा, आदि, तू इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? क्या तेरी तबीयत खराब है? वैसे तो कभी इतनी देर तक नहीं सोता। आदित्य ने दादी के पैर छुए और गले लगकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है दादी, मैं एकदम ठीक हूँ। बस बहुत थक गया था, इसीलिए नींद आ गई। और सिद्धार्थ और अरमान को गुस्से से देखा। अरमान जल्दी से आगे आया और उसके गले लगकर बोला, भाई, आपको पता है कितना मिस किया था मैंने आपको? और धीरे से कान में बोला, और भाभी ने भी। आदित्य ने उसकी बात सुनी, लेकिन सामने दादी को देखकर बस मुस्कुराकर रह गया। सब लोग दरवाजे पर खड़े होकर ही बातें कर रहे थे। अचानक से आदित्य को सोना का ध्यान आया तो जल्दी से बोला, ठीक है दादी, आप लोग नीचे चलिए, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, तू फ्रेश हो जा, मैं भी तेरे साथ ही नीचे चलूंगी, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, तो मैं कुछ देर बैठ जाती हूँ, दादी बोली। इससे पहले कि आदि कुछ बोलता, सिद्धार्थ और अरमान दोनों एक साथ, हाँ, हम भी दादी के साथ ही जाएंगे, बोलकर तीनों लोग अंदर आ गए। आदि ने उन दोनों को एंग्री लुक दिया, लेकिन दोनों ने ही उसे इग्नोर कर दिया। यह देखकर वो गुस्से का घूंट पीकर रह गया। आदि को उसी जगह पर खड़ा देख दादी बोली, तू क्या वहाँ गेटमैन की तरह खड़ा है? यहाँ आकर मेरे पास बैठ, इतने दिन बाद आया है, थोड़ा मेरे पास भी तो बैठ। आदित्य दादी के पास आकर बैठ तो गया, लेकिन उसकी नजर बार बार बाथरूम की ओर ही जा रही थी, जिसे देखकर सिद्धार्थ मुंह दबाकर हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था सोना अभी भी इसी रूम में है। लेकिन नरवान को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। दादी आदित्य से कुछ ना कुछ बातें किए जा रही थी और वो बेमन से बस कभी हाँ तो कभी ना में अपना सिर हिला रहा था कि अचानक से उठकर बोला, दादी, मुझे बाथरूम जाना है, कहकर तुरंत बाथरूम का गेट खोलकर अंदर आया और दरवाजे को बंद करके एक गहरी सांस ली। जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने सोना कमर पर हाथ रखकर उसे गुस्से से देख रही थी। बेचारा एक मुसीबत से बाहर आ पाता उससे पहले एक और मुसीबत उसके सामने खड़ी थी, और शायद ये पहले वाली से ज्यादा खतरनाक थी। वो आगे बढ़ा और बोला, आई एम सॉरी सोना, मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसे मेरे रूम में आ जाएंगे। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे रूम में कोई भी नहीं आता है, तो क्या करें हम? हमें आपकी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ एक सेकंड और नहीं रुकना है, हम बस बाहर जा रहे हैं। सोना गुस्से से बोली,
और जैसे ही गेट खोलने को हुई वैसे ही आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? ओह अच्छा, तो अब द ग्रेट आदित्य अवस्थी जी को डर लग रहा है अपनी दादी से, है ना? सोना बोली। चुप करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे किसी से कोई डर नहीं लग रहा है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि अभी इसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके सामने लेकर जा सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि दादी तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सोचें, इसलिए। उसकी बात सुनकर सोना की नज़रें उसके चेहरे पर थम गईं। वो बोल रहा था, लेकिन सोना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस पूरी शिद्दत से उसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर सोना के लिए जज्बात बिखरे हुए थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।